तरह से अभी ये विश्व युद्ध चल रहा है, इस कगार पर पहुंच गया है, कभी भी कोई हमला कर सकता है, क्योंकि इजराइल किस किस देश से घिरा हुआ है ये हम आपको इस मैप के जरिए बता रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो फिर जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, वही आ सकता है। अनामिका, और शायद यही वजह है कि चिंता इस बात को लेकर के कि इजराइल पलटवार करेगा, और करेगा तो कब करेगा, किस तरीके से करेगा, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान लगातार जुड़े हैं हमारे साथ। कर्नल शैलेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ एंड यूके देवराज जी जुड़े हैं हमारे साथ। कर्नल शैलेंद्र, हम बात कर रहे थे कि इजराइल का अटैक, हर दिन इस बात का आकलन किया जाता है कि इजराइल अटैक करेगा, ईरान पर करेगा, लेकिन कब करेगा, कितना भीषण हमला करेगा, क्योंकि इजराइल ने चेतावनी तो दे दी है कि हमला करेंगे हम, लेकिन ये जो वेटिंग पीरियड है ये इतना लंबा क्यों होता चला जा रहा है? समझ क्या पा रहे स्ट्रेटेजीज के पीछे की? अगर आप स्ट्रैटेजिकली देखें, मैं अगर किसी को भी एज अ कंट्री टू कंट्री बात कर रहा हूं कि लेटर से हम बोलते हैं कि हम पाकिस्तान पर अटैक करने वाले हैं, आपको नहीं लगता पाकिस्तान खौफ में आ जाएगा? और हर दिन की जो डिले है उस खौफ को बढ़ा देगी। इस समय जो इजराइल कर रहा है, इजराइल के पास भी 3-4 रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि टोटल फ्रीडम है। यूएस अपने आप में रेस्ट्रिक्शन है। अगर टारगेटिंग की बात करी जाए, क्या हमने न्यूक्लियर टारगेट्स को लेना है या नहीं लेना है, क्या हमने रिफाइनरीज को लेना है, 10, 12, 15, 20 टारगेट जो हैं स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, उनमें से स्ट्राइक का अगर किसी बात में सर आप बफर जोन का भी बता दीजिए, हम ग्राफिक्स भी चला रहे हैं जी, उसके बारे में भी बता दीजिए। अच्छा, आपने बोला अब ये बफर जोन की बात कर लीजिए। इजराइल की ये भी एक स्ट्रेटजी होगी कि क्या मैं बफर जोन लेकर उसमें डोमिनेट करूं? क्यों? क्योंकि अगर इस समय जो कोशिश है, इजराइल की जो ड्रीम है वो है एक तो ग्रेटर इजराइल, वो जो आप मैप दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उसका हर एक कंट्री का पार्ट है, वो 5-6 कंट्रीज का कुछ कुछ पार्ट वो चाहता है कि उसके पास आ जाए और वो अपनी सेटलमेंट बना दे। इसी तरह अगर आप लेबनान की बात करें, ब्लू लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर ली है, इसके आगे वो ऑपरेट कर ही रहे हैं। ज्यादा बड़ी बात यह है बफर जोन कैसे बनाया जाएगा। बफर जोन बन सकता है अगर वो लिटानी नदी तक डोमिनेट कर और लेबनान और हिजबुल्लाह को उसके पीछे धकेल दें, नॉर्थ वाली साइड में धकेल दें, तो उससे फायदा क्या होगा कि इजराइल को तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर की डेप्थ मिल जाएगी, जो अपने आप में एक बफर जोन की तरह ये बहुत निर्णायक और महत्वपूर्ण भी साबित हो सकती है। मैं यूके देवनाथ जी को भी इस चर्चा में लेके आऊंगा, क्योंकि जमीन पर तो हम बात करते हैं, लेकिन आसमान में कितना यह महत्वपूर्ण हो सकता है यूके देवनाथ जी, विशेष तौर पर इजराइल के लिए? जी हाँ, आसमान में भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझना पड़ेगा कि इजराइल जो है आमतौर पर पीस टाइम में अपनी जो तोपें हैं उनको ब्लू लाइन के दक्षिण में रखता है। तो जो आर्टिलरी की तोपें हैं, क्योंकि वो ब्लू लाइन के दक्षिण में रहती हैं, तो वो उत्तर की तरफ अगर लेबनान की तरफ फायर भी करती हैं तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाती हैं। तो ये चीज़ हिजबुल्लाह के कमांडर्स को पता है, इसलिए हिजबुल्लाह क्या करता है, अपनी जो एसेट्स हैं, जैसे कि उनके पास ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले काफ़ी रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, हिजबुल्लाह के कमांडर अपनी जो डीप एसेट्स हैं उनको लिटानी रिवर से भी 30 किलोमीटर नॉर्थ में आमतौर पर रखता है। यहीं पर इजराइल एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। इजराइल एयरफोर्स को यह टास्क दिया गया है कि अगर उत्तर में लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह के जो एसेट्स हैं, जैसे उनके गन पोजीशंस हैं हिजबुल्लाह के, या हिजबुल्लाह के जो रॉकेट भंडारण के स्टोरेज हैं, हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हैं, वो अगर उत्तर में 50, 60, 70 किलोमीटर दूर हैं, तो जाहिर बात है कि आर्टिलरी का गोला वहां तक नहीं पहुंचेगा। ऐसी हालत में इजराइल की एयरफोर्स को टास्क मिलता है कि वो 2 F-16 या 4 F-16 भेजकर लेजर गाइडेड बॉम्ब से उन टारगेट्स को ध्वस्त करे। तो इस तरह से इजराइल की आर्मी की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और इजराइल की एयरफोर्स के बीच में जो ऑपरेशनल रोल है वो टारगेट की दूरी के हिसाब से तय होता है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, इसी के साथ साथ सवाल ये भी है कि हम जो देख रहे हैं मिजाज अटैक करने का, आईडीएफ की ओर से लगातार लेबनान के बेरूत इलाके में ज्यादा बमबारी की जा रही है। आपको याद होगा किस तरीके से यहाँ पर बमबारी की गई थी, नसरल्लाह मार दिया गया था। कुछ देर पहले हमने खबर दिखाई भी कि एक बार फिर से बमबारी की गई है। तो बजाय ईरान पे अटैक करने के, क्या टारगेट ज्यादा जो है आईडीएफ के सामने वो हिजबुल्लाह है, उसके ठिकाने हैं, उसके सुरंगे हैं, बंकर हैं? आप कृपया कर एनालाइज अगेन करिए, हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह टूल है ईरान का अटैक करने के लिए, ठीक है, कि ईरान अपने आप ना आए, हिजबुल्लाह को आगे बढ़ाए। अब आगे बात, हिजबुल्लाह कहां है? हिजबुल्लाह लेबनान में है। हिजबुल्लाह लेबनान में कहां है? वो बेरूट और उसके साउथ में उसका टोटल जमावड़ा इसलिए है क्योंकि वहां से इजराइल के ऊपर स्ट्राइक करना उन्हें आसान पड़ता है। सो जायज बात है कि इजराइल अगर स्ट्राइक करेगा तो वो नॉर्थ ऑफ लेबनान क्यों करेगा? वो भी वहीं करेगा जहां उसको पता है कि यस, कहां हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर हैं, कहां उनके एमुनेशन डंप्स हैं, कहां रॉकेट डंप्स हैं, कहां पर उन्होंने आर्टिलरी रखी हुई है, कहां पर उनके ज्यादातर लड़ाके काम कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि साउथ ऑफ बेरूट
अपने आप में एक केंद्र बना हुआ है कि ये, और उसका एक और रीजन देखिए, अगर वो स्ट्राइक्स जो हैं वो लेबनान में नॉर्थ वाली साइड करनी शुरू कर दें तो अपने आप में एक इंटरनेशनल ओपिनियन भी आपके अगेंस्ट बनता है कि वहां अगर हिजबुल्ला है ही नहीं तो आप वहां अटैक क्यों कर रहे हो। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए इजराइल एक इंटरनेशनल ओपिनियन का भी ध्यान रख रहा है, एक फेवरेबल इंटरनेशनल ओपिनियन बनता है कि यस हमारी स्ट्राइक हिजबुल्ला पर है और हिजबुल्ला के ठिकानों पर है। बिल्कुल, और ये नजर बनी हुई है। और इतना ही नहीं, इस युद्ध में सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती पर बमबारी की है। बड़ी बात यह कि यमन में हूती के 15 ठिकानों पर हमला किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने बमबारी की है। और ये दर्शकों को भी हम बता दें कि अभी यूएस सेंट्रल कमांड ही है जो वहां पर मिडिल ईस्ट में आसपास तैनात है, और 15 हूती के टारगेट, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अभी तक हम समझें, मैं यूके देवनाथ जी आपको चर्चा में लेकर आऊंगा, क्योंकि दोनों तरफ से रॉयल एयरफोर्स जो है ब्रिटेन की और अमेरिका के भी यूएस सेंट्रल कमांड वहां पर तैनात है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दोनों की नजर बनी हुई है एक एक चीज पर। जी हाँ, अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, जैसे हम हमारे यहाँ बोलते हैं थिएटर कमांड, वो जो है कतार से पूरे पश्चिम एशिया पर जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं उनके ऊपर इफेक्टिव नज़र रखती है। इसमें इंग्लैंड भी उनको मदद करता है। रॉयल एयरफोर्स ने अपने जो एरियल एसेट्स हैं जैसे जगुआर है, टॉर्नेडो है, इनको भूमध्य सागर में डिप्लॉय किया हुआ है, क्रीट पर, साइप्रस पर, और वहाँ से उड़ते हुए ये पहुँच जाते हैं लाल सागर के ऊपर, सुएज कैनाल के ऊपर से उड़ते हुए, लाल सागर के ऊपर से उड़ते हुए वो पहुँच जाते हैं यमन में। उनका प्राइमरी टारगेट होता है यमन के जो बंदरगाह हैं, और यमन में जो सना के पास एक उनका एयरफील्ड है, वहीं पर सना में हमला हुआ, यह भी मैं बता दूं सर। जी हाँ, क्योंकि हुती जो है उसने शुरुआती दिनों में, आज से 10 साल पहले तो वहाँ विद्रोह करके कब्जा कर लिया था, और जो सुन्नी सपोर्टेड सऊदी सपोर्टेड सरकार थी उनको भगा दिया। उसके बाद सना में ये हुती के जो विद्रोही हैं जो कि शिया हैं, ईरान समर्थित, ये शिया लोगों ने वहाँ पर सरकार बना ली है सना में। तो सना में हुती के सरकार को कमज़ोर करना और एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भेजना ये आतंकवादी ग्रुप्स को कि तुम जहां पर भी हो बचोगे नहीं, इसीलिए एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कन्वे करना। ये समझना पड़ेगा कि यूएस एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के जो विमान हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में महज 1 घंटे के अंदर पहुंच के अपना बम वर्षा कर सकते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। करण शालीन, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हाँ, आप इसमें कुछ ऐड भी कर लीजिएगा। एक सवाल तो मेरा ये भी है कि जो पूरा युद्ध चल रहा है, नजरें भारत की भी होंगी, तो भारत की ओर से मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से शांति की बात कही तो जाती है और कही जाती रही लंबे समय से, इस युद्ध को लेके जो स्टैंड होना चाहिए भारत का, ये रुख होना चाहिए, या कितना असर देख पा रहे हैं आप? देखिए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस समय कहीं कोई गलती करने की गुंजाइश रख सकता है। क्यों?